हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे होंगे अन अकेडमी पहना हुआ है मैंने। तो फ्रेंड्स, अन अकेडमी पे मैं आ गया हूं और ट्रेनिंग जो सेशन था उनका वो कंप्लीट हुआ। और अब मैं 14 मई से अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको पढ़ाऊंगा। वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन ग्रुप केमिस्ट्री। मेन ग्रुप केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको शुरू करेंगे। फिलहाल जो मेरे पास अभी सेटअप है उसमें मेरे पास पेन टैप है और पेन टैप से ही मैं पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं जब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता था तो उसकी एक अलग फीलिंग थी। पेन टैप से थोड़ा मामला वैसा बन नहीं पाता है, आप जानते ही। तो कोई बात नहीं, अब करेंगे कंटिन्यू इससे। फिर उसके बाद जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगी तो फिर मैं डिजिटल बोर्ड पे भी पहुंचूंगा। शुरू करते हैं। अनअकैडमी की बात मैंने आपको बताई थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो लोग एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए आजकल बहुत लोग भटक रहे हैं कि सर एमएससी में हमारा क्योंकि जैम में तो हो नहीं पाया, तो फिर सर कैसे हम मतलब तैयारी करें और क्या पढ़ें। क्या मैं पढ़ूं कि मेरा अब एमएससी एंट्रेंस में हो जाए, क्योंकि जैम तक तो मैंने प्रिपेयर किया वो तो मैं वहाँ डिलीवर नहीं कर पाया, या फिर मेरा अच्छा दिन नहीं था तो वो तो नहीं हो पाया। अब क्या करें, तो उसी के लिए मैं आपके लिए ये सेशन लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो लेज़र है, 1 मिनट मैं यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ एडिटिंग। उसके बाद अब बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, मैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट ले आया हूँ जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो कि जरूर आप पढ़ के जाइए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया था। ट्रेंड एनालिसिस जिस तरह से मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखने में मुझे इसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। ट्रेंड एनालिसिस जिस तरह से मैंने किया था डीयू का और बीएचयू का, तो वहाँ पर जैसे मैं सिलेक्शन डिसाइडिंग टॉपिक्स आपको बता रहा था, ठीक इसी तरह से अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट रिएजेंट बताने वाला हूँ जो कि आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। मतलब ये जो रिएजेंट है, इनसे इनसे पक्का ही सवाल आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता रिएजेंट से सवाल हो और इनसे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यही है वो रिएजेंट जो 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 चर्चा का केंद्र बनेंगे, जो आपके सिलेक्शन के लिए क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। तो ये वो रिएजेंट है। अगर आपने ये रिएजेंट पढ़ लिए, जैसे रिएजेंट में भी आपके मन में होगा ना कि सर रिएजेंट तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सर कौन कौन से रिएजेंट पढ़े, तो वो कौन से क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट रिएजेंट हैं वो हमें बता दीजिए। तो वही मैं उसी की एक लिस्ट लेकर आया हूँ। अगर आप ये रिएजेंट पढ़ के जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट, तो 95% आपका रीएजेंट का सवाल सही होगा, इसमें कतई कोई संशय नहीं है, ये तय बात है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। आप जानते हैं दो तरह के रिएजेंट्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंगनीज बेस्ड जो रिएजेंट है, मैंगनीज बेस्ड दो रिएजेंट होते हैं जो आपके बेहद काम के होते हैं। एक तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, एक तो ये वाला, ये आप जानते हैं एलाइलिक अलाइलिक ऑक्सीडेशन वगैरह करवाता है ये। बोलो यार, ये एलाइलिक ऑक्सीडेशन करता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है KMnO4। ये KMnO4 अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके दो तरह की कंडीशंस में ये काम करता है। एक तो ये मैं आपको बताऊं न्यूट्रल कंडीशन में काम करता है, और दूसरा दूसरा ये एसिडिक और बेसिक कंडीशन में इसके जो वर्किंग, जो इसका मैकेनिज्म है वो बदल जाता है। तो और जो प्रोडक्ट हैं वो बदल जाते हैं। तो अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं और एसिडिक मीडियम की बात करूं, तो इसका कुछ और रिजल्ट होता है, इसका कुछ और एक्शन होता है। और अगर मैं न्यूट्रल मीडियम की बात करूं तो ये कुछ और प्रोडक्ट देता है। होता ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिफरेंट होगा। तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आप इसे ले रहे हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखें, इन दोनों कंडीशंस को आप पक्का पढ़ के जाएं। और साथ में इसमें एक चीज और होती है, हॉट और कंसंट्रेटेड, ऐसा भी ये कभी कभी बोल देता है। और दूसरा डाइल्यूट भी बोल देता है, ये डाइल्यूट डाइल्यूट KMnO4 है, डाइल्यूट न्यूट्रल KMnO4 है तो क्या बनेगा, हॉट कंसंट्रेटेड बेसिक KMnO4 है तो क्या बनेगा। तो ये सब बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे पहला रिएजेंट मैंगनीज बेस्ड रिएजेंट। इसके बाद जॉन्स रिएजेंट आता है, ये क्रोमियम का रिएजेंट है। ये भी क्या करता है, ये भी ऑक्सीडेशन करेगा, ये भी ऑक्सीडेशन करता है, आप जानते हैं। इसके अलावा जैसे अरे आपने देखा होगा ना यार, ये जोन्स रिएजेंट इस तरह से, जैसे टोलिन है, टोलिन के ऊपर ये CH3 लगा हुआ है, तो इस CH3 को ये ऑक्सीडाइज कर देता था। अरे यार, नीम रिएक्शन में आपने इटार्ड रिएक्शन और ये सब पढ़े ना, वो सब क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट ही तो होते थे। तो वो सब आपको कवर करना है।
इसके अलावा स्वर्ण ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। COCl ये होता है इसमें, COCl2 ये सब होता है इसमें, ये पक्का ही पढ़ के जाना, ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन पढ़ के जाना भाई, पढ़ के ही जाना। आयोडीन बेस्ड रिएजेंट होता है ये, पिछली बार सवाल भी आया है, ये सवाल 2017 या 18 में आया है डेस मार्टिन रिएजेंट का, पढ़ के जाना है इसको पक्का। टेम्पो और सोडियम हाइपोक्लोराइट, टेम्पो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रेडिकल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। और ये जो होता है ये होता है सोडियम NaOCl, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ये दिख जाता है आपको छोटा सा, लगता है अरे ये तो क्या ही रोल प्ले कर रहा होगा, लेकिन ये गजब की ऑक्सीडेशन करता है। तो ये बात ध्यान रखना, इनके रोल आपको जरूर पता होने चाहिए, कहाँ पर किसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, कब करेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे अल्कोहल ही रखा है तो तुरंत उठा के ये इसे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर डालेगा तुरंत कीटोन में। डिपेंड करता है कीटोन में करे एल्डिहाइड में करे, डिपेंड करता है कि आपका अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है। इसके अलावा PCC और PDC ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाना। इसके अलावा टिपैप, टिपैप ये आप जानते होंगे, टेट्रा प्रोपाइल, टेट्रा प्रोपाइल, टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम, टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम, टेट्रा प्रोपाइल अमोनियम पर रुदिनेट, रुदिनेट पर रुदिनेट होता है ये। तो आप ये जरूर पढ़ के जाएं, 100% पढ़ के जाएं, ये तो पक्का ही आएगा, ये पक्का आएगा। रुदिनेट ये जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रुदिनेट, ठीक है, पक्का ही पढ़ के जाना। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने ये लिस्ट तैयार कर ली ना रिएजेंट्स की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, रिएजेंट में आपकी गलती हो ही नहीं सकती। आपको बता रहा हूँ, आपके कंफर्म रिएजेंट के मार्क्स होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात। इसके अलावा सेलिनियम डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी इसी तरह से मैंगनीज का ही भाई है ये। अलाइलिक वलाइलिक पोजीशन पे इसका भी बहुत दिलचस्पी होती है, अलाइलिक पोजीशंस पे इसकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप पेरीसाइक्लिक पढ़ रहे होंगे तो भी आप जानते होंगे इसको, तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा पेरीसाइक्लिक में भी। इसके अलावा अगर मैं बेयर्स विलीगर ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो आप जानते ही हैं। क्या करता है, इपॉक्सीडेशन करता है, इपॉक्सीडेशन करता है। और साथ में एक बात और भी है, ये भी ध्यान रखना कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव है तो ट्रांजिशन स्टेट वहीं से ज़्यादा स्टेबल बनती है जहां पर हाइड्रोक्सी लगा है, तो ये सब बातें ध्यान रखना। इनका रोल क्या है, देखो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, इसकी बात बिल्कुल ध्यान रख लेना। इसकी ऑक्सीडेशन मतलब इसमें इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो ट्रांजिशन स्टेट का नेचर क्या होता है, कौन सा माइग्रेट करेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, ये सब पक्का ही पढ़ के जाना। इसके अलावा ओजोनोलाइसिस ये तो पढ़ना ही पढ़ना, तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अगर आप ओजोनोलाइसिस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैरोथर एक बार देख लें। वैसे आपको देखनी नहीं है कैरोथर, आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ कैरोथर देखना मत, लेकिन ओजोनोलाइसिस के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि ओजोनोलाइसिस में उसने बहुत गजब की बात लिखी है। कोई नहीं। इसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड की मैं बात करूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आपको पता ही है। साथ में इसका गजब का रोल कहाँ होता है, जब ये करता है माइकल एडिशन का काम। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में जब ये बेसिक कंडीशन में एज ए माइकल एडिशन रिएक्शन करता है, वहां पर इसका जबरदस्त काम होता है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अरे आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ा है ना, तो वहां पर भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, और हाइड्रोजन परऑक्साइड अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता भी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो इसके रिएक्शंस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा अंत में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। मैं एकदम ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइहाइड्रोजाइलेशन करता है और ये भी अफेक्टेड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये सब भी पढ़ के जाना। अगर आपने ये 10 या 12 ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आपने ये ढंग से पढ़ लिए ना, तो आपका रिएजेंट में दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके अलावा ये तो हुए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात, चलिए अब मैं बात करता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट की। आप कहेंगे ना सर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपका क्या कहना है, तो सुनिए रिड्यूसिंग एजेंट की कहानी। ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं, अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो दिक्कत होगी ही नहीं आपको रिएजेंट में, ये बात तय है, 100% तय है। इसके अलावा अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करूं तो ये तो आप बोलते हैं कि हाँ सर ये तो हम पढ़ के ही जाएंगे, ये तो हम जब से BSc फर्स्ट ईयर में आए तब से देख रहे हैं, इसमें तो लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन साथ में इसके जो ये जो डेरिवेटिव मैंने लिखे हैं, ये जो डेरिवेटिव हैं ये भी कम नहीं है, ये पक्का ही पढ़ के जाना। लिथियम एल्यूमिनियम और यहाँ हो जाएगा ट्राईब्यूटॉक्सी,
हाइड्राइड। एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एल्युमिनियम, और ये हो जाएगा इथॉक्सी। ये ये जो इन दोनों डेरिवेटिव में ये दोनों हैं, इनकी बात पक्का ही पढ़ लेना कहीं ना कहीं से। अगर आपको बुक्स पूछनी है, बुक्स कहाँ किस बुक से इसे पढ़ें, तो सबसे पहले तो आप क्लेडन को ही रेफर करेंगे। क्लेडन ही आपकी साथी होगी, क्लेडन ही आपका सहयोगी होगा, वही आपके लिए सारा काम करेगा, सारी बातें आपको उसी से पूछनी है। जब क्लेडन में चीज ना मिले तो फिर आप आगे जा सकते हैं, और अगर आपको ये चीज देखनी है तो इस चीज के लिए, पर्टिकुलरली इस चीज के लिए, वैसे तो क्लेडन में ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको एक नई बुक बता देता हूँ जिसका नाम है जॉयफिल। जॉयफिल, ठीक है, नैंड जॉयफिल बुक है। वैसे स्ट्रिक्टली फिर मना कर रहा हूँ, जैसे मैं कैरोथर को मना कर रहा हूँ, ठीक वैसे जॉयफिल को मना कर रहा हूँ। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस इसकी एक ऊपरी ऊपरी सरफेस सुपरफेशियल जानकारी लेनी, दैट्स इट। ये क्या करता है, बस किसको ये क्या कर सकता है, क्या ये इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ज़्यादा एक्टिव होते हैं या उनसे कम एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं तो क्यों हैं, कम एक्टिव हैं तो क्यों हैं, और इनके जो एक्शन है, इनके जो केमिकल एक्शन है वो किस तरह के, बस आपको ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको कर देता है, और ये जो डेरिवेटिव हैं ये किसको नहीं कर पाते, या फिर किस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ये ज्यादा इफेक्टिव एक्शन रखते हैं, ये सब हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है, दैट्स इट। ऊपर ऊपरी जानकारी लेनी है बस, इसके अलावा पढ़ना नहीं है। चक्कर में नहीं पढ़ना है, नहीं बर्बाद हो जाओगे, कंटेंट जुटाने लगोगे तो बर्बाद होगे। बस इनकी जो मैंने बोला आपको, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही पढ़ना है। ये तो आपको कहीं से मिल जाएगा, ये तो आपको मेहता मेहता से मिल जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इससे पहले हैं उसके लिए भी मैं मेहता मेहता रेफर करता हूँ, मेहता मेहता आप पढ़ सकते हैं। मेहता मेहता के अलावा क्लेडन में रेफर कर रहा हूँ, क्लेडन आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं कोई और तीसरी बुक देखनी ही नहीं है, मैं आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ। एहसन सान्याल एक बुक है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, वो जेई बेस्ड है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो दो बुक और जो मैंने बोली, कैरोथर और जॉफिल, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो बात मैंने बोली है बस इतना पढ़ना है, उतना ही इस बुक को देखना है, दैट्स इट। उसके बाद तुरंत बंद कर देना, देखना ही नहीं है इसके अलावा। रेड एल्युमिनियम, ये रेड एल्युमिनियम जो होता है आप जानते हैं, ये होता है सोडियम एल्युमिनियम, सोडियम एल्युमिनियम। आप तो सिंपल, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो सिंपल फॉर्मूला मैं इसका लिखूंगा कुछ इस तरह से। ये इथॉक्सी मिथॉक्सी होता है, ये होता है सोडियम बेस टू इथॉक्सी मिथॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो है ये आपको पक्का ही पढ़ के जाना है, 100% पढ़ के जाना है। ये क्लेडन में आपको मिल जाएगा, क्लेडन में आपको मिल जाएगा, ये मेहता मेहता में मिल जाएगा, या फिर आपको एहसन सान्याल में भी मिल जाएगा। वहाँ वहाँ पे तीनों में ही कहीं ना कहीं आपको पक्का मिल जाएगा, पक्का पढ़ के जाना है इसको। इसको छोड़ना मत, आ सकता है इसमें सवाल, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला मैं आपको लिख ही देता हूँ। फॉर्मूला इसका है H2, और ये है CH2, CH2, CH3 का, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको पक्का ही पढ़ के जाना, एकदम चूक ना हो जाए आपसे। इसके अलावा सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी इसके साथ एक और इसका डेरिवेटिव भी होता है, कौन सा, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, वो भी कवर कर लेना। और साथ में दो बातें और कवर करना, सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर मैं सिंपली ले लेता हूँ इथेनॉल के साथ तो क्या रिजल्ट होंगे, और अगर मैं लुचाज रिएजेंट सीरिक सॉल्ट के साथ ले लूं तो क्या होगा। और ये दोनों कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स के केस में। तो ये बात पक्का ही समझ के जाना, गौरतलब है ये, एकदम बिल्कुल गौर फरमाना है इस पर, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, मेरी बात समझ लेना। और सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड यहाँ लिखता हूँ नीचे, सोडियम सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, साइनोबोरोहाइड्राइड, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। अरे यार बड़ी राइटिंग इस तरह की बन रही है क्योंकि शुरू में ही मैंने पहली बार ही लिखा है इस पर पेन टैप पे, समझा आप मेरी बात। इसके बाद डाइबेल, आप डाइबेल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबेल एच जिसे आप बोलते हैं, इसका एक्शन पक्का पढ़ के जाना, इसका केमिकल एक्शन, इसका जो रिड्यूसिंग एक्शन है पक्का पढ़ के जाना। आपने पढ़ा भी होगा कि ये क्या करता है, ये एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, पक्का ही पढ़ा होगा आपने, पक्का पढ़ के जाना। इसके अलावा डाइबोरेन, इसके रिएक्शन तो पक्का ही पढ़ लेना, ये तो बहुत ही लोचा क्रिएट करता है, पक्का ही पढ़ के जाना। मैं बता रहा हूँ आपको, एस्टर एस्टर और एसिड के साथ, दोनों के साथ इसका रोल अलग अलग है, ये बात ध्यान रखना। क्लेडन में सारी जानकारी दे रखी है, रेफर करिए क्लेडन को, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर मुझे। इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये जो बातें ना, ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मैंने इंपॉर्टेंट बातें मेरे लेक्चर में कवर कर रखी हैं। मेरे जो ऑर्गेनिक के 3 लेक्चर हैं, मेरे चैनल पे जाके देखिए, ऑर्गेनिक के जो 3 लेक्चर है ना,
उसमें मैंने कवर कर रखा है। और गजब की बात बता देता हूँ, उसमें मैंने जो 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ना, वो 3 कॉन्सेप्ट इस बार जैम के पेपर में भी आए हैं। अरे उन्होंने, जिस भी बच्चे ने वो 50 सवाल किए होंगे ना, उसने कम से कम 3 सवाल सही किए होंगे ऑर्गेनिक में इस बार जैम के पेपर में। ये गारंटीड बात कह रहा हूँ मैं, नोट कर लेना आप मेरी बात। अरे मैंने 4 दिन पहले ही वो वीडियो बनाई थी, और 4 दिन पहले वीडियो बनाने के बाद भी 3 सवाल आ गए उसमें से। ऑर्गेनिक, कोई कुछ लोग कहते हैं ना कि सर पारस सर की ऑर्गेनिक का नहीं पता, इनऑर्गेनिक ठीक है उनकी। इनऑर्गेनिक भी ठीक नहीं है, जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक देख लेना, ठीक है। आपको रेफर कर रहा हूँ मेरे चैनल पे ऑर्गेनिक देखने के लिए। चलते हैं नीचे। बर्थ रिडक्शन, ये तो अपने आप में बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। कहाँ से? क्लेडन से ही पढ़ना है। क्लेडन देखो, 3 बुक आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है, केवल उन्हीं से ही जुड़े रहना है, वही 3 बुक आपके लिए सब कुछ करेंगी। एस एन सान्याल, मैं आपको पहले भी बोला, एस एन सान्याल, एस एन सान्याल, ठीक है। और मेहता एंड मेहता, वो तो आपको पढ़नी है, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मेहता एंड मेहता। और तीसरा है क्लेडन। बस ये 3 बुक आपको इनके साथ ही जुड़े रहना है, इन्हीं की गाइडेंस में आपको काम करना है। इसके बाद कैटालिटिक रिडक्शन, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये लग रहा है कि ये बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही आप मेटल बदलते हैं तो कहानी कुछ और भी हो जाती है। समझिएगा आप मेरी बात, समझिएगा। यहाँ पर ये जो कैटालिटिक रिडक्शन मैंने बोला है ना, क्लेडन में एक पेज पर, क्लेडन में आप खुलिएगा कैटालिटिक रिडक्शन, वहां पर एक पेज में कुछ और भी लिखा है। अगर मैं पैलेडियम और रुदेनियम टाइप के या फिर निकल टाइप के कैटलिस्ट मेटल ले लेता हूँ, तो फिर गजब की बात हो जाती है। होता क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, जब हम रिडक्शन करने के लिए जाते हैं, रिडक्शन करने के लिए जाते हैं, तो डिपेंड करता है किसका रिडक्शन होगा, इस बेंजीन रिंग का रिडक्शन होगा या इस कीटो ग्रुप का रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा वो डिपेंड करता है कि आपने मेटल कैसे ले रखे हैं। ये बात वहां पे ढंग से एक्सप्लेन की है, देख लेना उसको। इसके अलावा विल्किंसन कैटलिस्ट तो पढ़ना ही है। विल्किंसन कैटलिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो आपको कुछ एल्कीन दे देगा और बोलेगा बताइए क्या ऑर्डर होगा जिसमें विल्किंसन रिडक्शन इनको आसानी से रिड्यूस कर देगा। मतलब विल्किंसन रिडक्शन को अगर मैं ये एल्कीन दिखाऊं तो किस सीक्वेंस में वो रिड्यूस करेगा, किसको बहुत आसानी से रिड्यूस कर देगा और किसको बहुत मुश्किल से रिड्यूस करेगा। ये बात ध्यान रखना, विल्किंसन कैटलिस्ट पूरा पढ़ के जाना। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आइसोमराइजेशन भी हो जाता है, वो भी ध्यान रखना। कोई नहीं। इसके अलावा वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन, ये तो आप 11वीं से पढ़ रहे हैं, ये आप पक्का पढ़ना, इसको पढ़ लेना, ये जरूरी है, ठीक है। और एसिड मेटल के जो रिड्यूसिंग एक्शन होता है, एसिड और मेटल का जो रिड्यूसिंग एक्शन है, ये भी पक्का पढ़ के जाना, ठीक है। ये आ जाता है वैसे क्लीमेंसन रिडक्शन में। इसके अलावा आप और भी पढ़ लेना इसे। रिडक्टिव एमिनेशन, ये तो पक्का पढ़ना ही है। एमीन के साथ पहले, मतलब पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन, फिर उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट के साथ, तो उससे जो हमें मिलता है वो हमें क्या मिलता है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एमीन्स मिल जाती हैं, तो वो भी पढ़ के जानी है। इसके अलावा लिंडलर कैटलिस्ट, ये सारी बातें आपको कवर करके जानी है। मैंने आपको बुक्स बता दी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स बता दिए, ये आपको कवर करना ही करना है। आपके पास कोई चारा नहीं है, ये करना ही है। अगर जैसे मैंने ट्रेंड एनालिसिस में बताया कि कौन से टॉपिक सिलेक्शन कराएंगे, अब मैं टॉपिक्स में भी आपको बता रहा हूँ कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ के जाने, कौन से रिएजेंट आपको कवर करके जाने, जो कि आपका बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ कर देंगे सिलेक्शन के लिए, जो कि आपको एकदम आसानी से एडमिशन दिलवा देंगे, जो बहुत आसानी से आपको मार्क्स दिलवा देंगे, वो ये रिएजेंट्स हैं। अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो बखूबी आपके, बिना किसी संशय के आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कोई इसमें संशय नहीं है। तो बुक्स मैंने आपको बता ही दी हैं। इसके अलावा मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, आ गया हूँ मैं अन अकेडमी पे। और अन अकेडमी पे मैं 14 तारीख से 13, हाँ 14 मई से मैं अपना मेन ग्रुप वहाँ स्टार्ट करूँगा। प्लीज़ आइए, आपकी एकदम, मुझे बहुत इंतज़ार है आप लोगों का, बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। बस बस एक ही चीज़ है कि बस मैं पढ़ाऊंगा इस पर, ये जो पेन टैप वाला मामला है इस पर थोड़ा, आप देख रहे होंगे इस पर थोड़ा मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। जितना प्रैक्टिस होगा वो उतना ही करेंगे, हम उसको भी बेहतर करेंगे। डिजिटल बोर्ड पे ही मैं लाने के उसमें हूँ, देखते हैं उसका भी क्या मामला है। अभी एक दिन एकदम में तो सब कुछ आएगा, तो पहले शुरू करते हैं उसका मामला, उसके बाद करेंगे और बात। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर कोर्स भी मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ अन अकेडमी पे ही। ये अन अकेडमी के लिए है, ये जो 2 बातें जो मैंने बोली। इसके अलावा जो लोग CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई फील्ड में है, K12 फील्ड में है, वो भी लगातार मेरे से कांटेक्ट में है, तो वो आप प्लीज़ मत घबराइए। उसके लिए जो मैं कंटेंट अपने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, वो तो मैं करवाता ही रहूँगा, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता ही रहेगा। इसके अलावा जो जैम फील्ड में है, वो आइए यूट्यूब चैनल पे जुड़िए अन अकेडमी के, और करते हैं वहाँ पर बात, मिलते हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द। और ये जो रिएजेंट है ये प्लीज़ आप पढ़ के जाइए, बहुत आपको ये सहायता देंगे, बहुत हेल्पफुल है ये। और पक्का मैं एकदम पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं पक्का एडमिशन पा जाएंगे अगर आपने इनको ढंग से तैयार करा।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और हाँ, मैं सब कुछ फ्री में ही प्रोवाइड करता हूँ मेरे चैनल पे भाई, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर दिया करो यार। तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही रिक्वेस्ट, हमेशा मैं ये बोलता हूँ। एक भी 1 रुपया आज तक किसी से मांगा नहीं मैंने। प्लीज, उसको मैं लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, उसको उसको शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज आप ये तो मेरे लिए कर सकते हैं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा सा प्लीज मेरे लिए करें। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।